तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार जोरदार कलकल ध्वनि से हमारे भाइयों का स्वागत करते रहे। हाँ, आदरणीय हम सभी के बीच आदरणीय पीयूष जी भाई साहब मोक्षमा प्रकाशक के मर्मज्ञ हम सभी के बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथ ही सभापति महोदय श्रेष्ठ अधिपति आदरणीय गोविका जी संजय जी भाई साहब कोठारी के साथ पधार रहे हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। एवं अभय जी भाई साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे स्वागत करते रहे। ट्रस्ट के संस्थापक हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय परमात्म जी भाई साहब हम सभी के बीच पधार चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। एवं हम निवेदन करते हैं शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के छात्रों से कि वे सभी का माला और टीका के माध्यम से माल्यार्पण करते रहे। साथ ही हमारे नायक युवराज तेजस जी का स्वागत भी हम सभी के साथ होता रहे। सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे मंचासीन होवे। शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से निवेदन है सभी अतिथियों का टीका एवं माल्यार्पण कर उन सभी का स्वागत वंदन करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। हमारे कुलपति महोदय साथ ही इस राज दरबार के अध्यक्ष महोदय आदरणीय ताराचंदी सेवानी साहब हम सभी के बीच पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। साथ ही आदरणीय अखिल जी भाई साहब यूएसए विशिष्ट अतिथि महोदय के रूप में हम सभी के सामने पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि राजनिष्ठ अतिथि के रूप में श्री अश्विनी जी भाई साहब हम सभी के बीच पधार चुके हैं। आप सभी का हम द्वितीय वर्ष वाले हार्दिक हार्दिक इस महाराज दरबार में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से निवेदन है हम सभी के बीच पधारे हमारे अतिथियों का स्वागत एवं वंदन करते रहें। म्यूजिक और यह तो सिर्फ बीज रूपी पौधे हम सभी के सामने हैं, किंतु इनको फल देने वाले, इनको पानी देने वाले, इनको प्रेरणा देने वाले, इनके जीवन में सूरज की किरण की तरह काम करने वाले आप सभी के अभिभावकों का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। आप सभी का जोरदार ताली से हम स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही हम सभी के बीच आदरणीय संस्कृति भाभी पधार चुकी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही श्री जी भी हमारे बीच पधार चुकी हैं। मैं बहन अनेका एवं एनी से निवेदन करूंगा कि वे उनका हार्दिक स्वागत करें। और हम सभी के प्रिय राजगुरु श्री शांति जी भाई साहब यहाँ पधार चुके हैं। मैं समस्त विद्यार्थी निवेदन करूंगा एक बार खड़े होकर हम सभी के प्रेरणा स्रोत शांति जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करें। चलिए इस स्वागत सम्मान के कार्यक्रम के बाद बढ़ते हैं मंगलाचरण की ओर। किसी भी कार्य की मंगलमय पूर्ति के लिए मंगलाचरण का होना अति आवश्यक है। एतदर्थ मैं बहन एनी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारे एवं मंगलमय मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत करें। बहन एनी। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता
सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः श्री सिद्धांत सुपाठकाः मुनिवराः रत्नात्रयाराधकाः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। ज्ञान की महिमा बताते हुए दो गाथा समय सार से गाथा नंबर 205 और 206 यहाँ पर प्रस्तुत है। नान गुणेन विहीना एदं तु पदं बहु विरलहन्ते तं गृह्णीयदमेदं यदिच्छसि कम्म परिमुखम् एदं हृदो नित्यं सन्तुष्टो होदिच्छमेदं हि एदेन होहितितो होहदितुः उत्तमं सुखम्। इस ज्ञान गुण के बिना जन प्राप्ति न शिव पद की करे। यदि चाहते हो मुक्त होना ज्ञान का आश्रय करो। इस ज्ञान में ही रत रहो संतुष्ट नित इसमें रहो। बस तृप्त भी इसमें रहो तो परम सुख को प्राप्त हो, तो परम सुख को प्राप्त हो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया बहन एनी ने। एवं हमारे बीच हमारी राजमाता आदरणीय छोटी मम्मी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। एवं मैं बहन एनी और अनिका से निवेदन करता हूं कि वह उनका स्वागत कि वह यूं बूढ़ों से बच्चा हो गया कि जैसे पेड़ पौधा हो गया। ये सभी विद्यार्थी जो आज यहाँ से विदा ले रहे हैं एक सुसज्जित फूले हुए वृक्ष की तरह हमें दिख रहे हैं, किंतु एक समय था जब ये सभी नन्हे पौधों के रूप में यहाँ पर आए थे। फिर भी कुछ समय पश्चात हम जानेंगे कि कितना परिवर्तन इनमें यहाँ से आया है, स्मारक ने इन सभी के जीवन में क्या रोल निभाया है। उसके पहले भाई स्वयं, क्या इन सजावट को देख के आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है? हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है कि ये मसाले टंग रखी हैं, झरोका लटक रहे हैं। लगता है इसके पीछे कुछ सहजता कक्षा का कुछ प्रयोजन रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। इन सजावट के पीछे द्वितीय वर्ष सहजता कक्षा का एक बहुत सुंदर अभिप्राय छुपा हुआ है। उस अभिप्राय को सभी के सामने व्यक्त करने हेतु हम आवाज देते हैं भाई वृषभ को, वे आए तथा हम सब की भावना को आप सभी के सामने उजागर करें। भाई वृषभ। उससे पूर्व हम सभी के प्रिय अध्यापक स्वामीनाथ भैया हम सभी के सामने पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे तिलक एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अभी भाई वृषभ। हेलो। ओम नमः सिद्धिभ्याम। सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये विदाई समारोह का परिचय देने के लिए। तो ये जो विदाई समारोह है, इसमें जो मुख्य थीम रखी गई है वो थीम है राजमहल। उसी प्रकार हमने इस प्रवचन हॉल को राजमहल के समान सजाया है। जिस प्रकार राजमहल होता है उसके समान ही हमने, और जो सहजता कक्षा है उन सभी ने मिलके
इस पूरे प्रवचन हॉल को राजमहल के समान सजाया है। उसके बाद देखें तो जिस प्रकार राजमहल में अतिथि होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि श्रेष्ठाधिपति होते हैं, उसके बाद राजनिष्ठ अतिथि होते हैं, उसके बाद देखा जाए तो क्या राजश्री अतिथि होते हैं, उसके बाद राजगुरु। ऐसे ही इस जो पूरा राजमहल है, उस राजमहल में इन सब की स्थापना की गई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रेष्ठाधिपति को हमने अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया है। उसके बाद हम देखें तो जो राजनिष्ठ अतिथि है उसको हमने मुख्य अतिथि के रूप में स्थापित किया, और हम देखें आगे कि जो राजश्री अतिथि है उनको हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थापित किया। और जो सारे हमारे गुरुवर है जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जो अध्यापक गण है, उनको हमने जो राजगुरु है उस राजगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित किया है, मतलब स्थापित किया है। और जो संचालक गण है उनको हमने जो वाचस्पति जो कहा जाता है उनके स्थान पे हमने प्रतिष्ठित किया है। इस प्रकार, और जो अब रहा प्रश्न इनका, तो जिनकी आज विदाई है, ऐसे शास्त्री तृतीय वर्ष के जो छात्र है वो इस राजमहल के युवराज के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जो कि अभी आपने देखा कि संचालकों द्वारा उनका आगमन करते हुए उन्हें युवराज नाम से घोषित किया गया। उसके बाद अब जो बाकी लोग हैं, इनके अलावा जो बाकी लोग हैं जो कि इस सभा में राजमहल को देख रहे हैं, सभा को देख रहे हैं, उन सब में हमने सभासद की जो प्रतिष्ठा की है, मतलब सभासद के रूप में हमने स्थापित किया है। अब उसके बाद हम देखें तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमने ये थीम क्यों रखी, राज दरबार की थीम हमने क्यों रखी, तो इसका प्रयोजन क्या है। तो जिस प्रकार जो राजा होता है, तो राजा युद्ध को जाने के पहले उसे बधाई दी जाती है, कोई भी राजा है युद्ध को जाने के पहले उसे क्या की बधाई दी जाती है। उसी प्रकार ये जो युवराज है वो अब युद्ध के लिए जा रहे हैं। कौन से युद्ध के लिए, तो जगत रूपी जो रण है उसमें धर्म युद्ध को लड़ने के लिए वो जा रहे हैं। इसलिए हमने इस अपेक्षा को देखते हुए इस थीम को क्या नाम दिया कि इस थीम को हमने राजमहल नाम दिया है। जैसे अर्थात यदि हम देखें तो जिस प्रकार इन युवराजों ने 5 वर्ष तक अध्ययन करके अपने विषयों में क्या किए, पारंगतता उन्होंने क्या किए, हासिल की है। तो इसलिए वो अब समाज में जाके अपने ज्ञान के कौशल्य के बल से वो क्या करेंगे, तत्व ज्ञान का झंडा लहराएंगे। तो इसलिए भी उनको हमने राजमहल की थीम में रखा है। तो इस प्रकार इसका प्रयोजन यही है कि हमने इस पूरे जो थीम रखी है वो राजमहल रखी है। अब उसके बाद जो आपको जो स्तंभ दिख रहे हैं वो भी राजमहल के अनुसार ही है। जैसे राजमहल को जो टिकाए रखना है, तो टिकाए रखने के लिए अनेक स्तंभ होते हैं और उस स्तंभ के माध्यम से ही वो राजमहल टिकता है। उसी प्रकार जो ये राजमहल है इसमें भी हमने 4 स्तंभ रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं, इधर 2 रखे और वो 2 रखे। तो ऐसे जो स्तंभ है वो क्या कर रहे हैं, राजमहल को आकर्षित कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखें तो झरोके, आप यहाँ झरोके देख रहे होंगे, इधर साइड। तो पूरे जो राजमहल है उस राजमहल में पूरे 7 झरोके लगे हुए हैं, देख रहे हो तो आप देखो। तो इधर साइड का हम देखते हैं तो यहाँ जो पहला और लास्ट वाला जो झरोका है वो सबसे बड़ा लगाया हुआ है, और बीच के 2 झरोके हैं वो छोटे छोटे लगाए हुए हैं। और इस साइड से देखें तो इस साइड में जो सबसे बड़े झरोके लगाए पहला, और बाकी के 2 झरोके वो छोटे छोटे लगाए। ये झरोके की जो खास बात ये है कि ये दीवारों में अच्छे तरह से फिट किए हुए हैं, और इसके सौंदर्य को देखकर ऐसे लगता है मानो राज दरबार ही सुशोभित हो रहा है, ऐसे ये झरोके। अब आगे देखें हम तो जो आप बाहर से अंदर आते वक्त आपने 2 झांकियां देखी होगी। तो वो जो 2 झांकियां है, उस 2 झांकियों में शास्त्रों में आए हुए जो अनेक दृष्टांत है, उस दृष्टांत को हमने उन 2 झांकियों में 2 दृष्टांत दिए हैं। जैसा पहला दृष्टांत हमने दिया सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि पुण्य और पाप एक ही समान है। अब ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत हमने
जो समय सार की गाथा 146 और योग सार का दोहा जो 71 उसके आधार से लिया है। तो इस उदाहरण के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार लोहे की बेड़ी तो बांधती ही है, वैसे भी सोने की बेड़ी भी हमें बांधती है। तो उसी प्रकार यह जीव क्या करता है, तो यह जीव पाप के कर्म के उदय से तो क्या है, स्वयं जो अशुभ कर्म है उसके वजह से तो बंध ही रहा है, परंतु यहां कह रहे हैं कि जो पुण्य कर्म है, जो पुण्य भाव है, उसकी वजह से भी जीव संसार में बनता है। तो यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें, तो पूरे इसमें निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जैसे कि ज्ञानी व्यक्ति जो है पुण्य को भी पाप के समान ही मानते हैं। अब प्रश्न यह है कि दूसरी झांकी, तो अभी हमने दूसरी झांकी जो लगाई है उसमें हमने वो हीरे का दृष्टांत दिया है। तो ये जो हीरे का दृष्टांत है, वो हीरे का दृष्टांत हमने पूज्य गुरुदेव श्री कांडी स्वामी ने समय सार पे अनेक प्रवचन किए, तो उसमें भी अनेकों बार उन्होंने हीरे का दृष्टांत दिया है, हीरे के द्वारा समझाया है। तो उसके आधार से हमने वो हीरे का दृष्टांत यहाँ पे लगाया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिस प्रकार परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत, ध्यान का देह, ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय, साधना का साध्य, ऐसा जो जानने योग्य जो भगवान आत्मा है, जो कि श्रेष्ठ रत्न है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। और इसमें यदि हम निष्कर्ष निकाले तो क्या निष्कर्ष निकल में आएगा कि भाई पुण्य के फल में और जो प्राप्त जड़ रत्न है, वो जड़ रत्न में उलझना व्यर्थ है। तो क्या है, तो अपने आत्मा रूपी जो चैतन्य, शुद्ध आत्म स्वरूप रूप जो चैतन्य रत्न है, उसको जानकर अपना कल्याण करना ही सच में यथार्थ बात है। तो इन दोनों दृष्टांत के माध्यम से हमने ये बात स्पष्ट की है, ये संदेश दिया है कि सबको अपना आत्म कल्याण करना आवश्यक है। इस प्रकार हमने ये दो दृष्टांत देखे। अब बात रही, ये आपने देखा होगा पूर्व काल के जो राजमहल होते हैं, तो उस राजमहलों में अंधकार को दूर करने के लिए, अंधकार का नाश करने के लिए, और वो जो राजमहल है वो सुशोभित हो, इसलिए वो मशालें लगाई जाती है। वैसे ही इस राजमहल में भी आप देख रहे होंगे, इस तरफ भी बहुत सारी मशालें लगाई हुई है और इस तरफ भी लगाई हुई है। तो ये क्या कर रही है, राजमहल की शोभा बढ़ा रही है। और अंत में हम देख रहे हैं तीन कुंड देख रहे हैं, आप देख रहे हो, एक दाएं तरफ है, बाएं तरफ है और एक सीधा, तीन कुंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस तीन कुंड के माध्यम से हम क्या समझाना चाहते हैं, तो इन तीनों कुंडों में विषैला पानी भरा हुआ है। उदाहरण के लिए पकड़ लो, विषैला पानी भरा है और उसमें कमल है, तो वो कमल क्या हो रहे हैं, विषैले पानी की वजह से क्या हो रहे हैं, तो मुरझा गए हैं। तो इससे हमने ये संदेश देने का सोचा कि जिस प्रकार कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अपने मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान की वजह से क्या हो रहा है, संसार में अनंत दुख भोग रहा है, अनंत दुखी हो रहा है। अब यदि उसे सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो मिथ्यात्व रूपी जो विषैला पानी है उसको छोड़ के क्या करना पड़ेगा, जो सम्यक्त्व रूपी जो शुद्ध पानी है उसको धारण करना पड़ेगा। तो वो शुद्ध पानी से क्या होगा कि वो कमल क्या हो जाएगा, पहले के समान क्या हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। वैसे ही जब सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और मिथ्यात्व रूपी विष को क्या करता है, छोड़ देता है, तो वो सम्यक दर्शन से युक्त कमल के समान हर्षित होता है। मतलब इस दृष्टांत से हमें यह समझ में आता है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। इस प्रकार ये हमारे पूरे इसकी थीम रही है, जो राजमहल है उसको हमने कहा क्या प्रस्तुत किया है, वो इस प्रकार हमारी थीम थी। इस प्रकार मेरा कुछ थोड़ा परिचय था। सभी को जय जिनेन्द्र। हेलो। जब विद्यार्थी यहां से कहे कि मानो राज दरबार जैसे लग रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मानना ही है ये राज दरबार ही है। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और आपने देखा होगा इस सजावट के काम में भी कहां समय सार, कहां पुण्य पाप, कहां विषैले पानी को मिथ्यात्व की उपमा। माने ऐसे कामों में भी हमारे विद्यार्थी तत्व ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, इन कामों में भी तत्व ज्ञान को शामिल करते हैं। ये यहाँ रह करके वे क्या सीखते हैं उसका ये आधार है, उसका एक परिचय है। और बच्चे इस तरह की मेहनत करते हैं, उनमें भी कोशिश करते हैं
कि कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान को इसमें से यहाँ से परोसा जाए। इनके प्रयास के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रुसब का, जिन्होंने हमारी भावनाओं को व्यक्त किया, एवं आदरणीय भाई साहब को भी, जिन्होंने हमारी भावनाओं को विशेष रूप में व्यक्त किया। एक बार आदरणीय भाई साहब के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। एवं हमारे बीच में पधार चुके हैं हमारे अतिथि आदरणीय श्रीमन जी भाई साहब, एवं भोपाल से पधारे हुए आदरणीय अंकुर जी भाई साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। एवं सर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी उनका सम्मान कर ही रहे हैं। आदरणीय संजय सेठी साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। साथ ही हम सभी के प्रिय आदरणीय गौरव जी भाई साहब भी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तृतीय वर्ष अर्थात सोनमुखी कक्षा की बधाई समारोह में हम सभी सम्मिलित हुए हैं, इनका एक विशेष बात है, वह ये कि ये बैच कोरोना स्पेशल बैच है। अर्थात जब कोरोना का काल आया तब इस बैच का एडमिशन हुआ था। और एक बात मैंने जो कही थी कि यह सभी आज वृक्ष के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित है, किंतु एक समय था 5 वर्ष पूर्व जब छोटे से पौधे के रूप में इन्होंने यहाँ प्रवेश लिया था, तब किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर, किस प्रकार के सपने इन्होंने सजाए थे, किस प्रकार के फूलों को इन्होंने उजागर करने का यहाँ प्रण लिया था, इन सभी बातों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम सभी देखते हैं। मैं निवेदन करूंगा वह वीडियो यहाँ से चलाई जाए। महाविद्यालय में आकर मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं हमेशा जो मैंने पढ़ा है उसको और गहराई से ही पढ़ सकूं और हमेशा आगे रहूं। और महाविद्यालय से निकलने के पश्चात भी मैं निरंतर महाविद्यालय से ही जुड़ा रहने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम आदित्य है। मेरे यहाँ आने का कारण जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है तथा मुझे आगे जाकर भविष्य में शास्त्री बनना है। जय जिनेन्द्र। मुझे यहाँ आने की प्रेरणा जो मेरे गांव के स्मारकार्थी हैं, उन्होंने भी यहाँ आने का मेरा कारण यही है कि मैं आगे धर्म की प्रभावना करूं और भविष्य में मैं संस्कृत से पढ़कर आगे प्रोफेसर बनूं। मेरा नाम अक्षय जैन है। मैं जयपुर संस्थान में धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ और मैं भविष्य में धर्म ज्ञान की प्रचार प्रसार के लिए आगे रहूंगा। और मेरे यहाँ आने का कारण यहाँ की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना एवं जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो इसकी योजना यही है कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं एवं जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी करूं। मैं वहाँ पे आके जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करके एवं वहाँ पे PhD की डिग्री प्राप्त करके प्रोफेसर या इत्यादि जॉब करना चाहता हूँ। मेरी रुचि स्पोर्ट्स एवं निबंध लेखन में है, जो कि मैं वहां आकर इस कला को निखारना चाहता हूँ। मैं इस महाविद्यालय में तत्व ज्ञान को गहराई से समझने के लिए तथा जैन धर्म के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए आना चाहता हूँ। मैं भविष्य में उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हुए प्रशासकीय सेवाएं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ जैन धर्म के तत्व को गहराई से समझने के लिए आया हूँ। जय जिनेन्द्र। मेरे पंडित टोल में स्मारक में आने का कारण धर्म को समझना एवं धर्म का प्रचार करना है। मेरी रुचि पढ़ने में, खेलने में और इतिहास को और अधिक पढ़ने में है। करता आया हूँ। मेरा नाम हर्षजन है। मेरे शास्त्री बनने का लक्ष्य यही है कि मैं आत्म कल्याण करूं एवं मेरा आगामी लक्ष्य है कि मैं आत्म कल्याण पूर्वक तत्व का प्रचार करूं। मेरे महाविद्यालय में आने का कारण ये है कि मुझे जैन धर्म में रुचि है और मुझे जैन शास्त्रों का अध्ययन करना था। यहाँ पर होने वाली नियमित पाठशालाओं में मैंने अध्ययन कर रखा है। मुझे यहाँ पर आने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है। मेरा नाम संयम जैन है। मैं स्मारक में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आना चाहता हूँ। मेरा नाम शांतिराज बनोरे। मेरे पिताजी का नाम अशोक बनोरे। मैं कर्नाटक स्टेट, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर से हूँ।
मुझे प्रोफेसर बनना है और मुझे जैन दर्शन के बारे में पढ़ना है, इसीलिए मैं संस्कृत को चूज किया हूँ। ओके जी, और मैं यहाँ पढ़ने का बोलिए कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और यहाँ इसके स्कूल के बारे में सर ने मुझे बताया था कि शास्त्री बनने का मेरा यही लक्ष्य है कि मैं आत्मचिंतन करूं और आत्मचिंतन के पश्चात तत्व का प्रचार करूं। मुझे मैं जयपुर इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जैन धर्म का अध्ययन करना चाहता हूँ और जितना हो सके उतना जैन धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि जयपुर में आकर मैं जैन दर्शन को सीखकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करूं और जैन दर्शन में ही आगे डिग्री प्राप्त करके प्रोफेसर या कोई भी अन्य जॉब करूं। और मेरी जो कला है, मैं वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में। मेरा नाम है जयंत जैन, मैं महिपुर जिला के मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मैं वहाँ आकर धर्म को अधिक समझना चाहता हूँ और मैं आगे आकर तत्वज्ञान का प्रचार करना। मैं मुंडी है, जिला खेड़ा, गुजरात में रहता हूँ। मेरे यहाँ आने का मुख्य कारण है जैन धर्म को अच्छे से समझने। मैं यहाँ आकर सुखमय जीवन जीने की कला सीखना चाहता हूँ। मैं भविष्य में भी जैन दर्शन में ही आगे बढ़ूंगा। मैं इस विद्यालय में प्रवेश इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि इस विद्यालय में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। मेरे भविष्य की योजना में मुझे लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। I am S. Majesh. My father name is P. Suresh. My mother name is S. Pushkala Devi. I am finished 10th standard at this year. I get mark 485 in 10th standard. My ambition is teacher. My hobby is cricket and kabaddi. I am not stay in hostel. I am inspired by Jinaganji Madam Swamiji at Chitambur. My future plan is हिंदी टीचर। जय जिनेंद्र। मैंने शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आत्मानुभूति और तत्व प्रचार है। जिस प्रकार वे हर साल तत्व प्रचार करने जाते हैं, मैं भी उसी प्रकार तत्व प्रचार करता रहूं और भी मैं यहाँ से सीखूं, उसको सबसे सर्वप्रथम अपने जीवन में अपनाऊं और उसके बाद फिर उसका तत्व प्रचार। हम सभी के बीच आदरणीय जिनेंद्र जी भाई साहब पधार चुके हैं। मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी से निवेदन करूंगा कि उनका तिलक एवं माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। सभी करतल ध्वनि से। कि ना पैसा लगता है, कि ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। जरा तालियां तो बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। अब हम चलते हैं हमारे युवराजों की ओर। हम उनके यहाँ से 5 वर्ष के अनुभवों को कुछ ही समय में यहाँ से वह हमारे बीच में साझा करेंगे। तो हम यहाँ से पहले वक्ता के रूप में बुला रहे हैं कि संस्कृत जिनकी पहचान अध्ययन में लगे मन, पढ़े पढ़े आगे बढ़े, पढ़े पढ़े आगे बढ़े, धारे ज्ञान का धन, धारे ज्ञान का धन। ऐसे युवराज अंकित जी को हम बुलाना चाहेंगे कि वे आवे एवं अपने अनुभव को हम सभी के बीच साझा करें। आदरणीय अध्यापकगण, विद्वज्जन, अतिथिजन एवं अभिभावकजन तथा सहृदय विद्यार्थियों, आज से करीब 5 वर्ष पहले जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था तो उसमें मेरी 98% बनी थी। तो उस समय वो क्षेत्र में सबसे अधिक परसेंटेज थी। तब मेरे लिए बहुत सारे ऑफर आए कि भाई आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप साइंस ले लो, क्यों आर्ट के क्षेत्र में जा रहे हो। पर तब मैंने निर्णय किया था, कहे पूर्व संस्कारों का बल था कि स्मारक जाना है और जैन तत्व ज्ञान का अध्ययन करना है। और आज करीब 5 वर्ष बाद
यहाँ खड़ा होकर मैं कहना चाहता हूँ, मुझे उस निर्णय का बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, बल्कि उल्टा बहुत आनंद है कि मैंने उस समय सही निर्णय लिया था। कोई गलत निर्णय उस समय मैंने नहीं लिया था। मेरे निर्माण में इस महाविद्यालय की क्या उपयोगिता है, इसको मैं रहीमदास जी की पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक दोहा लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल देत। एक स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है, सामान्य उसका कुछ नहीं हो पाता है। एक गिर जाती है कमल पत्र के ऊपर तो वह मोती जैसी बन जाती है, और एक सीप के मुख में गिरती है तो वह मोती बन जाती है। वैसी मेरी स्थिति है, चाहे कितनी मुझ में प्रतिभा हो, चाहे कुछ भी हो, पर मेरे के चरित्र के निर्माण में जो महाविद्यालय की भूमिका है वो वैसी ही भूमिका है जैसी उस मोती के निर्माण में सीप की भूमिका थी। कुछ समय बाद एक डिग्री हमें दी जाएगी, 5 साल हमने जो जैन धर्म का अध्ययन किया है, सिद्धांत शास्त्री की हमें उपाधि दी जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस उपाधि की क्या उपयोगिता है, क्योंकि संसार में तो कथन चलता है कि डिग्री क्या है, आप तो ज्ञान के पीछे भागिए। तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये डिग्री मिलेगी, इसके मेरे लिए क्या मायने हैं, इसका क्या महत्व है। तो एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आती है जो इस डिग्री का महत्व मुझे बहुत अच्छे से बता जाती है। जापान में एक मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा कॉलेज था। वहां पर मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा पूर्ण करने वालों को ब्लैक बेल्ट की उपाधि दी जाती थी। उस महाविद्यालय खुले लगभग 20 वर्ष हो गए थे, पर अभी तक उससे कोई भी उपाधि प्राप्त करके उत्तीर्ण नहीं हुआ था। क्या होता था कि जब पूरी ट्रेनिंग पूर्ण होती थी मार्शल आर्ट की और जब डिग्री देने का समय आता था, तब वहां के जो प्रतिष्ठापक थे, प्राचार्य थे, वो एक प्रश्न पूछते थे कि तुम्हें यह ब्लैक बेल्ट की डिग्री मिल रही है, ब्लैक बेल्ट मिल रहा है, इसका तुम्हारे लिए क्या महत्व है। कुछ विद्यार्थी उत्तर देते थे, इससे मैं समाज में जाऊंगा और सज्जनों की रक्षा करूंगा। कुछ उत्तर देते थे कि मैं दुष्टों का विनाश करूंगा। कुछ कहते थे कि मैं इससे आजीविका प्राप्त करूंगा। कुछ कहते थे कि इसके माध्यम से मैं इसकी प्राप्ति करूंगा। सबको नकार दिया जाता था, किसी को डिग्री नहीं दी जाती थी और कहा जाता कि आप दोबारा से पढ़ाई करो, नहीं तो अपने घर जाओ। ऐसे समय चलता गया, 20 वर्ष के करीब हो गए। एक बार फिर से उसका दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ और एक नवयुवक से उसका सवाल पूछा गया कि आपके लिए इस डिग्री का क्या महत्व है। उसने उत्तर दिया और गुरुजी उसके उत्तर से संतुष्ट हुए और उसको पास कर दिया। 20 वर्षों में विद्यालय खुले 20 वर्ष हो गए, पहला व्यक्ति है जो डिग्री लेकर पास हुआ है। उसने पता है क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि मेरे लिए इस डिग्री की ये भूमिका है, यह महत्वपूर्ण है, यह मायने हैं मेरे डिग्री के कि अब मैं इस मार्शल आर्ट को और अच्छे से सीख सकता हूँ। इस डिग्री का महत्व मेरे लिए है, किसी ने मुझे योग्यता दी है जिसके माध्यम से मैं इस मार्शल आर्ट को और गहराई से सीखूं। ऐसी मैं कहना चाहता हूं, यह जो मुझे डिग्री दी जाएगी मेरे लिए उसका महत्व है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जैन दर्शन का मैं पंडित बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए उसकी महत्वपूर्णता यह है कि मैं आगे जाकर अब जैन धर्म को और गहराई से अध्ययन कर सकूंगा। इसने मुझे वो योग्यता प्रदान की है कि मैं शास्त्रों को और गहराई से देख सकूंगा। तो ये सब महाविद्यालय का प्रताप है और महाविद्यालय से मैं एक छात्र के तौर पर जुड़ा, ये मेरे लिए बहुत आनंदप्रद चीज है। पर बहुत सी भूमिकाओं में निर्वहन करते करते मैंने यहाँ बीच बीच में अध्यापक की भूमिका का भी निर्वहन किया है। ये अत्यंत आनंद का विषय है और इसको तो मैं शब्दों में कह नहीं सकता हूँ कि ये महाविद्यालय जिससे आप पढ़े हो, जहाँ से आपने सीखा है और वहां पर आप किसी को पढ़ाओ, तो उसकी आनंद की तुलना किससे नहीं की जा सकती है। मैंने यहाँ पर संस्कृत का उपाध्याय, कनिष्ठ, वरिष्ठ आदि कक्षाओं को संस्कृत विषय का अध्ययन करवाया था। यहाँ के गुरुजनों और व्यवस्थापकों और मेरे कक्षा के सहपाठियों ने मेरी इस 5 साल की यात्रा में भरपूर सहयोग दिया और मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने महाविद्यालय का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाया। मैंने जितना हो सकता था पूरा महाविद्यालय का लाभ उठाया है और उसका मुझे बहुत अधिक आनंद है कि मैं इस महाविद्यालय से जुड़ा, यहाँ से मैंने ज्ञान की प्राप्ति की। आगे मैं जो दादा कहते थे कि पढ़ने पढ़ाने में ही लगना है, उसी में मैं आगे कार्य करूंगा। इस प्रकार की मेरी भावना है। जय श्री कृष्ण।
हम सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी आप सभी हम सबके वरिष्ठ भ्राताओं को एक छोटा सा भेंट देना चाहते हैं, अतः आप सभी अपने वक्तव्य के बाद उसे मंचासीन अतिथियों से प्राप्त करें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। एवं बहुत ही सुंदर भावना भैया ने हमारे बीच में व्यक्त की एवं अंकित जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि किस प्रकार हमें यहाँ रहकर अध्ययन करना है और कैसे अपना अधिक समय अध्यापन में ही व्यतीत करना है, अध्ययन में ही व्यतीत करना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रम में। तो अगले क्रम के लिए भैया जतिन जी कि बसा कंठ में जिनवाणी को श्लोकों का गायन करते, सदैव पढ़ते कभी न लड़ते, अपने में ही यह रहते, अपने में ही यह रहते। जतिन जी का हम स्वागत करेंगे, वे आए अपने अनुभव साझा करें। समस्त अभिभावकगण, मेरे समस्त शिक्षकगण और समस्त अनुज भ्राताओं को मेरा सादर नमन। मैं अपने अनुभव के क्रम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, उसके बाद में मेरे अनुभव स्टार्ट करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, एकम ही चक्षुरमलम सहजो विवेकस तद्वद्भिरेव गमनम सहजम द्वितीयम पुंसा न यस्य द्वयमस्य तदिह सूंध तस्याप मार्ग चलने खलु कोपराध। अब इसका अर्थ क्या है कि इस पुरुष को जन्म से ही दो प्रकार के नेत्र प्राप्त होते हैं। कौन सा? सबसे पहले उसको सहज रूप से प्राप्त विवेक, यह उसको प्राप्त होता है। दूसरा उसको एक जो इंद्रिय रूपी नेत्र है वो प्राप्त होता है। तो दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि जिस पुरुष के ये दोनों नेत्र नहीं है उसके अपमार्ग में या कुमार्ग में चलने में क्या अपराध है कि निश्चित उसका तो कुमार्ग होने ही वाला है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति के ये दोनों नेत्र हैं उसका भी अपमार्ग में जाने पे अपराध हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यदि वो इस टोडरमल स्मारक की ज्ञान धारा में आकर के और धर्म रूपी रसायन का पान नहीं करेगा तो निश्चित ही उसका भी अपमार्ग में जाने पर अपराध होगा ही होगा। अब इस टोडरमल स्मारक से आने से पहले मेरी पूर्व भूमिका बता देता हूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है या मैं किसकी प्रेरणा से आया हूं। तो आप सब जानते ही होंगे कि मेरे परिवार से 8 से अधिक विद्वान निकल चुके हैं और मैं 9वें नंबर का शास्त्री विद्वान हूं। और शास्त्री परिवार में होने के बावजूद भी कहें तो मेरी धर्म में यहां आने से पूर्व रुचि शून्य थी, आप पूरी तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यहां आने से पहले मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी एवं मेरे चेतन भैया, दुर्लभ भैया, इन सब ने मुझे बहुत ज्यादा स्मारक के बारे में बताया कि वहां पे जाओ, वहां पे जाने से तुम्हारा भाव वगैरह सब सुधर जाएगा। वीर सागर जी, खेमचंद जी, सुधात्म प्रकाश जी मुंबई इत्यादि सब मेरे ही परिवार से हैं। तो उन सब की प्रेरणा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। एक मैंने यहाँ आने से पूर्व किन्हीं से ये सुना था, क्या सुना था कि यहाँ आते ही हमें एक तो इंटरव्यू देना पड़ता है एडमिशन के लिए, फिर उसके बाद में 12th के बाद जैसे फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं और सबके सामने हमें प्रवचन करना पड़ता है। अब है तो हम इंट्रोवर्ट यानी कि बोलने में झिझक है, तो इन सबको सुनकर के क्या है एक तरीके का भय उत्पन्न हो गया। लेकिन वो भय कैसे दूर हुआ? जब यहाँ पर आए, 2 साल रहे, बड़े भैया लोग कैसे प्रवचन करते हैं, कैसे तत्व ज्ञान सीखा, वो सब देखा तो सहज रूप से सारा का सारा डर कैसा है, छूमंतर हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम आए। अब यहाँ पे आने पे क्या संचालकों ने बताया था आपको क्या कि हम कोरोना बैच वाले हैं। तो पहला वर्ष तो हमारे एक तरीके से कहें तो कोरोना में चला गया। लेकिन इसमें मेरे साथ में क्या हुआ, मेरा एडमिशन भी लगभग आधा सेशन निकल गया था कनिष्ठ का, तब हुआ था। और तो इस वजह से मेरा कनिष्ठ तो पूरी तरह से एक तरीके से समाप्त हो चुका था मेरे लिए। वरिष्ठ में जब मैं आया तो वरिष्ठ में आने पर क्या है, हम एक तो 4 महीने मुश्किल से आ रहे थे, उसमें भी मुझे डेंगू हो गया था, तो उसकी वजह से 1 से 1.5 महीने की मेरी लीव हो गई। तो इस वजह से उस समय भी कुछ नहीं कर पाया। विशेष रूप से कहूं तो मेरा मुख्य अध्ययन हुआ है फर्स्ट ईयर से मेरी मूल रूप से ग्रंथों का अध्ययन वगैरह स्टार्ट हुआ है। इनसे मुझे सबसे अधिक क्या सीखने को मिला, तो इससे मेरा बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा अधिक हुआ है कि चीजों को याद रखने की जो क्षमता है वो किस प्रकार से बढ़ी है, ये सब मुझे उससे सीखने को मिला। फिर एक स्मारक में आकर जो गतिविधियां हमें जो मिलती हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे श्लोक पाठ की गतिविधि मुझे मिली थी, तो उससे हमें क्या सीखने को मिला कि श्लोक पाठ लेते समय इतना आसान नहीं है कि आए कोई भी श्लोक ले लिया, उसके लिए आपको अलग अलग जगह पर पूर्ण रूप से देखना पड़ता है कि कौन सा नीति का श्लोक हमें लेना है, कौन सा सबके लिए उपयुक्त रह सकता है। और एक नया क्या मिलता है कि अन्य ग्रंथों में भी
धर्म का पोषण करने वाली और जैन धर्म से किंचित तुल्यता रखने वाली चीजें भी हमें उन धर्मों में मिलती है। फिर एक बार थर्ड ईयर के ही अंत में हमने संस्कृत संभाषण में संचालन किया था, मैंने और आकाश ने। तो उसमें थोड़ी कमियां रही थी संचालन में, लेकिन उससे एक चीज पता चली कि यदि संस्कृत का अभ्यास हम करें तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने में अच्छे से संस्कृत बोलना भी आ जाएगा। संस्कृत में वार्तालाप आदि भी हम आराम से क्या है सीख जाएंगे। और मेरे सभी जो अनुज भाई हैं उनको एक प्रेरणा है कि हमारे कोर्स में पुराण आदि ग्रंथ भी रखे होते हैं, ऐसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और महापुराण, ये हमारे शास्त्रीय वर्ष के कोर्स में रहते हैं। तो अब प्रमाण से तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है, कोई इनको इतना अधिक महत्व लेकर के पढ़ता नहीं है, सब इनकी शॉर्ट में लिखी हुई जो पुस्तक है उसके द्वारा अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने से न जाने कितनी सारी मान्यताएं हैं जो हमने कभी भी नहीं सुनी, वो सारी की सारी दूर होंगी। उसके अलावा धर्म के संबंध में न जाने कितना उपदेश है जो हमें उसके संबंध में जानने को मिलेगा। और अंत में मैं अपना फ्यूचर प्लान क्या है तो वो बताऊं तो मुझे संस्कृत विषय से MA और BEd दोनों ही करनी है। इस प्रकार से मेरा आगे का फ्यूचर है। इसी प्रकार जय हिंद। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए हमारे बीच में जतिन भैया ने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। और सभी से निवेदन है, कृपया आपको पूर्व में ही सूचित किया गया था कि आपके पास 5 मिनट का ही समय है, तो समय का ध्यान रखें। अब हम चलते हैं हमारे आगे के क्रम में। अब हम यहाँ से बुलाना चाहते हैं राज अक्षय जी खडेरी को। हाँ, कि मजाकिया मिजाज है, कि मजाकिया मिजाज है, अंदाज है अनोखा, मजाकिया मिजाज है, अंदाज है अनोखा, खेल में ऐसे दौड़े जैसे पवन का झरोका, जैसे पवन का झरोका, ऐसे अक्षय भैया। एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें अक्षय भैया का। हेलो हेलो, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी को पता है, हमारे 5 साल हो गए हैं और विदाई का ये अवसर है। मैं अपनी कहानी शुरू करना चाहता हूँ, मतलब अनुभव बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने की प्रक्रिया कब से चालू हुई। तो जब मैं महज 5 वर्ष का था तो मेरे पापा जी ने, मतलब क्या कहें, इकलौती संतान हूँ मैं, उनने अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे मात्र 2 चीजों के कारण मेरे चाचा जो हैं राजेंद्र जी सागर, जिनको आपने देखा होगा प्रशिक्षण में, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। 2 कारण क्या थे? एक तो हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था और दूसरा था संस्कार का अभाव। उन्हें पता है, वे उसी गांव में पले बड़े हैं कि कैसे ये उम्र का पड़ाव आता है तब बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण शुरू से ही संस्कार हो, इसके लिए उन्होंने मुझे चाचा के पास भेजा। सर्वप्रथम तो मैं अपने माता पिता का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। पश्चात मुझे पता है मेरे चाचा की क्या परिस्थिति थी उस समय। उन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिए, सब दिए, और उन्हीं की प्रेरणा आगे आगे रही कि उनके यहाँ मैंने 5 वर्ष तक अध्ययन किया। उसके बाद मैं सोनगढ़ गया। अब सोनगढ़ में क्या था, सोनगढ़ में बुद्धिपरक तो अध्ययन बहुत किया था, क्योंकि थोड़ा क्षय उपसम अच्छा होने के कारण जो हमारे कोर्स में सब्जेक्ट्स थे उनका बौद्धिक स्तर पे तो अध्ययन किया था, परंतु ये नहीं पता था कि करना क्या है। ठीक है, कर लिया, ठीक है। पहले क्या था कि ये जिनवाणी या तत्व ज्ञान वो मेरे जीवन का एक अंग था। अब क्या हो गया है कि यही जीवन बन गया है। यह मुझे सबसे अच्छी बात लगी स्मारक में आने के लिए। चलिए, तो यहां आया, मतलब प्रेरणा तो क्या, हमारा घर ही ऐसा था, तो सामान्य से पता ही था कि 5वीं के बाद सोनगढ़ जाना और सोनगढ़ के बाद स्मारक आना है। तो तब तो सामान्य उद्देश्य था, कुछ ऐसा विशेष उद्देश्य नहीं था। यही था कि जैन धर्म की फील्ड में आगे बढ़ना है। 11th कोरोना में चली गई, 12th बोर्ड की पढ़ाई में चली गई। मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होती है फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर में मैंने सबसे अधिक ध्यान दिया वो था संयम जी की क्लास पर, जैन दर्शन की क्लास पर। अब एकदम से स्तर चेंज हुआ। अब भाई साहब कुछ क्या, मतलब
मतलब 11th-12th में हमने ना संस्कृत पढ़ी और ना जैन दर्शन, क्योंकि कोरोना में चला गया अधिकतम समय, पता ही नहीं चलता था। पौन साल तो इनकी शैली समझने में निकल गए। पश्चात पता चला ये कितनी गहरी बात बोलते हैं। मैंने उस टाइम बहुत मेहनत की, इनसे भी बात की कि भाई साहब मैं बाद में भी पढ़ता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता है, आप पढ़ाते कैसे हो, ये वो फलाना ढिमका। पर आज मुझे लगता है भाई साहब जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा और बहुत अच्छी शैली में पढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मेरी निकटता किसी से हो स्मारक में तो वो आदरणीय संयम जी भाई साहब के साथ ही है। क्या था, फर्स्ट ईयर में मैंने बताया ना आपको, सोनगढ़ में बौद्धिक पक्ष हावी था, पर इधर पे जीवन उपयोगी। तो भी जीवन में अप्लाई करने का टाइम आता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत आध्यात्मिक उतार चढ़ाव आते हैं। आध्यात्मिक वैचारिक उतार चढ़ाव, आध्यात्मिक पक्ष उतार चढ़ाव, ये इनसे क्वेश्चन करे। स्वानुभव जी भी मुझे दिख रहे हैं, इनसे भी मैंने बहुत क्वेश्चन किए, तो मैं ऐसा थोड़ा मतलब मेंटली परेशान सा रहता था इस प्रकार। तो और हाँ, एक और बात, दादा के प्रवचन चलते थे सहजता और क्रमबद्धता पे। अब लास्ट समय था सहजता, क्रमबद्धता, समाधि, एक भी प्रवचन छोड़ना नहीं, सबसे आगे बैठना। पर क्या है, वो इतना ज्यादा पढ़ लिया था, या पढ़ा तो बहुत था, समझ भी बहुत लिया था, पर उसके कारण मुझे जो ख्याल में आया कि थोड़ी सी स्वच्छंदता आ गई थी। तो मैं एक बात कहूंगा कि सहजता, क्रमबद्धता का वास्तविक स्वरूप समझें, जो कि आप समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्चात सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में क्या था, पहले सेम मेरा बहुत स्वाध्याय में गया और दूसरा सेम थोड़ा कम स्वाध्याय, और मेरे जीवन में एक दो घटना ऐसी हुई जिनसे बेसिकली लोगों का उभर पाना बहुत कठिन होता है। परंतु मैं आपको क्या बात करूं, उभर पाना तो दूर की बात, तत्व ज्ञान का इतना अभ्यास था और साथ में संयम जी का मुझे बहुत वैचारिक व सामान्य जो वात्सल्य होता है वह बहुत सपोर्ट मिला। आदरणीय मनीष जी भाई साहब का बहुत सपोर्ट मिला। इन सब की वजह से मैं उन एक दो घटना से भी उभर पाया। और मैं आपको बताऊं, ये जो एक दो घटना है ना, वो अपने जीवन में होनी जरूरी है अंकित भाई, क्योंकि ये नहीं हो तो अपन को पता ही नहीं चलता तत्व ज्ञान अपने जीवन में कितना उतरा है। इनसे अपन को वास्तव में ये पता चलता है कि अपने जीवन में तत्व ज्ञान कितना उतरा है। और मुझे तो पता चल गया है कि मुझे मतलब जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मरण सा हो सकता है, तब मैं ये सोच रहा था कि क्या दिक्कत है, मैं जीव हूं। मतलब इस प्रकार का जो अपने अंदर है वो इधर पढ़ने के बाद तत्व ज्ञान उतर जाता है। अगला थर्ड ईयर, वो और ईयर की अपेक्षा काफी सामान्य रहा, मतलब अध्ययन हुआ, सब हुआ, पर ऐसा विशेष बहुत कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात मैं यहां बोलना चाहता हूं कि हम पंडित बन रहे हैं तो जो प्राकृत और संस्कृत है उसका अध्ययन यहां पर अवश्य होना चाहिए। एक प्राकृत शाला कर सकते हैं, और संस्कृत की तो जो फर्स्ट ईयर के बाद से मुझे अभाव लगा कि 11th-12th में पढ़ के छोड़ देते हैं, तो प्रमोद जी की जो क्लास चालू की है वो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। इस प्रकार हाँ, एक बात मैं भूल गया कि फर्स्ट ईयर में अमन जी भाई साहब से मेरी बहुत निकटता हुई, उनका बहुत प्रेम मिला, बहुत वात्सल्य मिला। और अभी मैं देख रहा हूं कि भाई साहब को अभी पत्रिका छापनी थी वार्षिक उत्सव में, 8 दिन से भाई साहब लगे हैं 2-2 बजे रात तक, मात्र 3 या 4 घंटे की नींद लेते हैं, मैं देख रहा हूं। और इनकी पत्रिका निकलनी थी तो ये इतना मतलब इसमें लग गए हैं कि मैं उनको शब्दों में नहीं बोल सकता। मतलब ऐसे समर्पित लोग हैं, संयम जी, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय अमन जी भाई साहब, जिनके समागम से ही हृदय गदगद हो जाता है। अच्छा, अब बौद्धिक और वैचारिक पक्ष करें तो बौद्धिक स्तर से तो ये आया है कि शास्त्रों का अधिक ज्ञान हुआ है, और वैचारिक स्तर से मैं बता ही चुका हूं कि पहले ये तत्व ज्ञान बस एक जीवन का अंग था, अब यही जीवन है। आगे बच्चों के लिए प्रेरणा स्वरूप तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई साहब आप एक आत्म कल्याण की भावना बस यहां से लेके जाइए। आपके 5 साल कैसे रहे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप आत्म कल्याण की भावना रखेंगे तो स्वाध्याय क्लास में अच्छे से सुनना बैठना सब होगा। आप, मैं जो समझता हूं, अधिक कोई प्रेरणा नहीं है। अगर आप यहां से आत्म कल्याण की प्रेरणा लेके गए हैं तो ही आपका यहां पर पढ़ना सार्थक है। नहीं तो 5 साल बहुत अच्छे यहां पे टॉपर रहते हैं, फिर फील्ड ही चेंज हो जाती और धर्म से नाता कट जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंत में मैं एक मात्र शायरी कहकर
अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि समय आ गया है वापस जाने को, मन करता है इस इरादे को ठुकराने को। और ये विद्यार्थी और ये माहौल, ये विद्यार्थी और ये स्मारक इस कदर दिल में समाये हैं, हम तैयार खड़े हैं पुनः पुनः आने को। सभी को सादर जय जयंत। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए कि तत्व ज्ञान ही हमारा जीवन है। ऐसे बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए अक्षय भैया ने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते हैं। हर मुश्किल आसान कर देते हैं, हर मुश्किल आसान कर देते हैं, उदास चेहरे पर मुस्कान भर देते हैं। और जब भी उदास होते हैं हार कर कभी, कि जब भी उदास होते हैं हम हार कर कभी, भैया हमारे हौसलों में जान भर देते हैं, भैया हमारे हौसलों में जान भर देते हैं। रुको रुको रुको, अरे ये कौन है? अरे हम बताएंगे हम कौन हैं। महाराज महाराज महाराज, आपके पास तो इतना सुंदर महल है और आपका तो आत्म ध्यान में मन ही नहीं लगता होगा, आपका तो विषय भोग में मन लगता होगा। अरे भाई इधर आओ। भाई लोटा देना, लोटा, ये लोटा लेना, ये लोटे में तेल है। हाँ महाराज। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, इसमें क्या है? तेल है। ये लोटा तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम पूरे महल को देखना, पूरे महल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब देखना, परंतु क्या, परंतु इसमें से एक बूंद गिरी तो सोच लेना तुम सूली पे चढ़ गए, और नहीं गिरी तो जो तुम मांगोगे वो देंगे। दोगे? अब पक्का? ठीक है, ध्यान से। ठीक है महाराज। देखना वो झरोके भी वहां पे देखना। तेल तो नहीं गिरा, झरोका बहुत अच्छा है महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मशाले दिख रही है? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है महाराज। अरे ध्यान से देखना। हाँ महाराज, बहुत ध्यान से देख रहा हूं मैं तो। देख लिया महाराज, देख लिया, बहुत सुंदर चेहरा आपका। क्या देखा तुमने राजमहल में? मैंने देखा, क्या देखूं, मैं तो तेल को देख रहा था। अगर मैं तेल को नहीं देखता तो मैं समझे? ये सब जड़ वैभव है, मेरा मन तो मेरे सो में लगता है, समझे? हाँ। जिस प्रकार तुम तेल को देख रहे थे उसी प्रकार मैं मेरे आत्मा को देख रहा था, ये जड़ वैभव को नहीं देख रहा था। जी महाराज। समझे? नहीं? हाँ। समझ जाओगे। चलो एक बार जोरदार करतल स्वागत करेंगे हमारे सहपाठियों का। ये मात्र एक रूपक प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह कोई जीव